नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और व्यस्त होंगे, क्योंकि आजकल इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्वस्थ रहना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और व्यस्त रहना आपकी मेंटल स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ टेलीविज़न के एक सो कॉल्ड कपल तेजरन के बारे में। आपको मेरे टाइटल से, थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ये तेजरन आखिर हैं कौन। तेजरन दोनों के दोनों एक रियलिटी शो में मिले थे। हालांकि इससे पहले भी शायद ये एक दो बार मिल चुके हैं, क्योंकि ये दोनों ही टेलीविज़न आर्टिस्ट रहे हैं। जहाँ पर मैं बात करूँगी करण कुंद्रा की, तो करण कुंद्रा का एक बहुत लंबा करियर रहा है इंडस्ट्री में। और तेजस्वी प्रकाश जो हैं वो भी एक एक टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं। उन्होंने भी काफ़ी चर्चित शोज़ किए हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल वो हुई वो थी खतरों के खिलाड़ी में। और उसके बाद इनको मिला बिग बॉस। ये बिग बॉस सीज़न आया था, आई थिंक रूबीना के बाद का सीज़न था। एक्चुअली क्या है ना, सीज़न 13 के बाद जितने भी सीज़न आए हैं ना, सच में मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। और ना ही वो मैंने इतने चाव से देखे हैं, ना इतने शौक़ से देखे हैं, क्योंकि सीज़न 13 मेरा एक तरीके से फेयरवेल था बिग बॉस को, जो शायद मुझे उसके ख़त्म होने के कुछ समय बाद रियलाइज़ हुआ कि क्यों था। और आप लोगों को भी ये बात पता ही होगी, क्योंकि जो पहले हम लोगों का जो बिग बॉस के लिए क्रेज़ था, आज वैसा वाला क्रेज़ अब नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ और पीआर, ये जो गिमिक्स होती है चैनल की, शो के फॉर्मेट की लेकर, वो हम लोगों को समझ में आ गई है। अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरा ये अगेन मैं एक बहुत ही ख़राब जगह पर बैठकर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आई मीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जो करण कुंद्रा है और तेजस्वी प्रकाश है, ये दोनों इस बिग बॉस के सीज़न में रहे हैं। अच्छा, मेकर्स ने की जो प्लानिंग क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। कि इसी सीज़न में उमर रियाज़ भी थे, जो आसिम रियाज़ के भाई थे, मतलब हैं एक्चुअली। और आसिम रियाज़ के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो आसिम रियाज़ बिग बॉस सीज़न 13 में थे। और आसिम रियाज़ को जो शोहरत मिली, क्योंकि एज़ अ मॉडल, एज़ अ एस्पायरिंग मॉडल के तौर पर मैं तो बिल्कुल भी आसिम को नहीं जानती थी। मुझे बाद में पता चला कि आसिम एक फ़िल्म में एज़ अ एक छोटा सा रोल भी था, शायद मैं तेरा हीरो पिक्चर थी वरुण धवन के साथ में, तो उसमें आसिम था। हालांकि आसिम को बहुत बड़ी पहचान मिली उस शो से, और वो टॉप 2 तक भी गया। इनफैक्ट इस शो में एक और नाम था जो काफ़ी ज़्यादा चमका था, वो था शहनाज गिल का। इवन शहनाज और आसिम दो ऐसे लोग थे जिनको सबसे ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिला। सिद्धार्थ शुक्ला कह लो या बाकी जो कंटेस्टेंट कह लो, उनको थोड़ा बहुत लोग जानते थे। इनफैक्ट मायरा खान को भी नहीं, मायरा शर्मा, एक्चुअली मायरा शर्मा को भी जानते थे। उन्होंने शायद एक म्यूज़िक वीडियो किया था। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है फ़ायदा वो शहनाज गिल को हुआ, और दूसरा फ़ायदा आसिम रियाज़ को हुआ। लेकिन जो है, हम यहाँ पर उस सीज़न की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ ये वाले सीज़न की, जिसमें तेजस्वी प्रकाश विनर बनी थी। अब क्या है, मेकर्स आसिम रियाज़ के भाई उमर रियाज़ को ले आए, और उन्होंने कहीं ना कहीं वही एक स्टोरी बिल्डअप करने की कोशिश करी कि दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, प्लस फिर बाद में आगे जाकर वो एनिमी बन जाते हैं, और एक फ्रेंड की लव इंटरेस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आसिम और सिद्धार्थ बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बट शो के 1 डेढ़ महीने बाद ही उन दोनों में रिफ्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो रिफ्ट्स एंड तक चलते हैं, और जिसकी वजह से वो टॉप 2 में आ जाते हैं। और सिद्धार्थ की जो केमिस्ट्री थी वो शहनाज के साथ काफ़ी पसंद की गई थी। देखिए,
निब्बा निब्बी जेन्युइनली पसंद करते थे शहनाज और सिद्धार्थ को। हालांकि मेरे जैसे लोग या मैंने कुछ और लोग भी देखे थे जो शहनाज और सिद्धार्थ को बिल्कुल भी एज अ कपल पसंद नहीं करते थे। येस, एज अ इंडिविजुअल डेफिनेटली पसंद करते थे। शहनाज काफ़ी टैलेंटेड लड़की रही है और सिद्धार्थ की पर्सनालिटी को भी बहुत लोगों ने पसंद किया है, तभी वो विनर बना है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेकर्स को जो फ़ायदा सीज़न 13 से हुआ है, मतलब एक बहुत ही ऑर्गेनिक लोगों का इंटरेस्ट इस शो में बना। कुछ भी पीआर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, सिद्धनास को बहुत प्रमोट ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से किया गया। वहाँ पर लोगों को भेजा गया कि सारी सारी रात जो है सिद्धार्थ और शहनाज के बिस्तर के आगे पहरा दो कि कहीं शहनाज दूसरे बिस्तर पर ना चली जाए। इस तरह से जो है लोगों को भेजा जाता था विकास गुप्ता के ज़रिए या और कंटेस्टेंट के ज़रिए कि भाई सिद्धनाज बहुत पॉपुलर है, ये है वो है। वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनिकली ये शो इसने इतनी मकबूलियत, इतनी टीआरपी हासिल करी। वो दिन था और आज का दिन है। वैसी टीआरपी बिल्कुल भी शो को नहीं मिल पा रही है। ये शो सीज़न 13 के बाद टीआरपी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ये तेजरन वाले इस सीज़न के, तो इसका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ये शो आते आते औंधे मुँह गिर गया क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि लोग भी समझ गए कि सिद्धनाज का एक रेप्लिका खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, प्लस सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज जैसी फ्रेंडशिप को डेवलप करने की कोशिश हो रही है, जबकि वो सारी चीज़ें नाकामयाब रही। जो करण कुंद्रा रहा है उस शो में वो बहुत इंटेलिजेंट रहा है। करण कुंद्रा भी समझ गया था कि ये लोग मुझे और जो उमर रियाज को लड़वाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उमर और करण ने दोनों ने बहुत ही मैच्योरिटी बना कर रखी। और रही बात इसकी तेजस्वी की, तो तेजस्वी प्रकाश का जो ये सो कॉल्ड बबली एटीट्यूड था, वो उस चीज़ को भी पब्लिक को की तरफ बुलाने की मेकर्स की बहुत निंजा टेक्निक रही, जो कामयाब नहीं हुई। लेकिन क्योंकि तेजस्वी प्रकाश बिल्कुल वैसे ही एक्ट और रिएक्ट कर रही थी जैसे कि मेकर्स चाह रहे थे, जैसे कि वो करण कुंद्रा को लेकर थोड़ी पॉजिटिव भी थी जब वो शमिता से बात करता था। एक्चुअली शमिता और करण ज़्यादा अच्छे से एक वाइब देते थे एक मैच्योर कपल की। लेकिन ऑब्वियसली मेकर्स को चाहिए था एक क्रिंज कपल, जैसे कि शहनाज और सिद्धार्थ रहे। ख़ास तौर पे शहनाज काफ़ी क्रिंज रही है, और क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत नई नई थी तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करी। बट जो लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं, जो दुनिया को थोड़ा सा वास्ट समझने में यकीन रखते हैं मेरे जैसे, वो तो डेफिनेटली सिद्धनाज के कभी भी फ़ैन नहीं थे। तो ये बात थी। और जो सिद्धनाज के फ़ैन नहीं है तो वो इस तेजरन के फ़ैन कहाँ से हो गए। मैं तो इन तेजरन की भी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अब ये बातें सबको पता चल गई हैं कि ये एक पेड कपल होते हैं। इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, इनका अच्छा खासा होता है कि इनको काम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और जैसे ही इनको पता लगने लगता है कि भाई हमारी अब वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, अब देखो इस कपल की भी आए दिन ब्रेकअप की खबरें आती रहती हैं, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं कि कितने लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इससे इनको पता चल जाएगा कि इनके जो कपल की वर्थ कितनी है मार्केट में। हर चीज़ की वर्थ के अकॉर्डिंगली ही उनको जो है काम मिलता है। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसी को आगे जाके रियलिटी शोज़ मिलेंगे। आजकल जो जेन्युइन लोग होते हैं उनके इतने फॉलोअर नहीं होते जितने ढोंगी, पाखंडी, नौटंकीबाज लोगों के ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। अब जैसे ओटीटी पर आप देखिए कि ये जो वड़ा पाव गर्ल है, देखिए क्या पहली बार कोई लड़की वड़ा पाव बेच रही है। मुंबई जैसे शहर में तो वड़ा पाव तो मतलब कहते हैं ना खासियत है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही,
तो उनको नहीं लेके आए, वो किसको लेकर आए? इस लड़की को। क्यों इसने इतना ड्रामा क्रिएट किया? क्योंकि इसको भी डे वन से पता था कि मैं जितना ड्रामा क्रिएट करूँगी, ये OTT वाले या बिग बॉस वाले मुझे न्योता ज़रूर देंगे। और आप देखिए, पब्लिक को भी ये बात शुरू से पता थी, पॉडकास्टर्स को भी ये बात पता थी कि ये बंदी बिग बॉस में जाएगी ही जाएगी। आप सोचिए कि पब्लिक कितनी ज़्यादा होशियार हो गई है, पब्लिक कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, और इसी वजह से इनकी TRP नहीं आ रही है, क्योंकि पब्लिक होशियार हो गई है। पब्लिक सब जान चुकी है। सिर्फ अब गाना नहीं गा रही है पब्लिक कि पब्लिक है ये तो सब जानती है, पब्लिक है नहीं, अब पब्लिक वाकई एक्चुअली सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है कि ये कितना ज़्यादा ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। और आप देखिएगा कि ये जो तेज रन है, ये ज़्यादा और कितने साल रन करेगा। बहुत सारे कपल्स बनते हैं। अब जैसे पवित्रा और एजाज़ का भी था, मुझे पवित्रा और एजाज़ भी कभी सही कपल नहीं लगे। वो भी फोर्सेबल कपल थे, जिन्होंने 3-4 साल तक अपना रखा और बाद में ब्रोकअप कर लिया, जो बहुत ऑब्वियस था, जो पता ही था। हालांकि बीच में एक न्यूज़ भी आई कि उन्होंने एंगेजमेंट कर ली है। तो मुझे जो जहाँ तक समझ में आता है, ये लोग ना टेस्ट करते रहते हैं पब्लिक को कि पब्लिक कितना एक्साइट हो रही है, कितना दुखी हो रही है। जब उनको समझ में आ जाता है कि पब्लिक को अब कोई घंटा फ़र्क पड़ रहा है, तो चलो लेट्स ब्रेकअप। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। और ये जो एक्टर्स होते हैं ना, ये खुद ही बज़ क्रिएट करते हैं। अरे मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है मेरी मार्च में शादी होगी। क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो मेल एक्टर्स होते हैं ना, वो भी बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं। वो बात अलग है कि अब उनकी भी एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात खुलकर होने लगी है, पहले तो नहीं होती थी। तो क्या है ना कि उनको भी अपनी वो बचानी है। क्योंकि आप देखिए कि इनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो बहुत कुछ कहता है, और ये लोग भी समझते हैं। इसीलिए कोई हमें जज ना करे, इसीलिए वो बोलते रहते हैं कि भाई हमारी शादी की बात चल रही है, ये चल रही है। और जो इनकी फैमिलीज़ भी होती है ना, वो भी बड़ी बेचारी मासूम होती है। कोई बहुत रेयर में रेयर फैमिली होती है जिसको एग्जैक्टली हर चीज़ का पता होता है, पर ज़्यादातर ये लोग फैमिली को भी वही बता रहे होते हैं जो लोग ये हमें बता रहे होते हैं। क्योंकि फैमिली नहीं समझ पाती है, क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है। और इस कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री को समझने के लिए ना आपको खुद भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनना पड़ता है। और ये बेचारे फैमिली, पेरेंट्स वगैरह, ये लोग बहुत सीधे लोग होते हैं, इनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। तो बस इसी बेसिस पर जो है ये सारी चीज़ें होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है पब्लिक अब बेवकूफ़ नहीं बन रही है। इसी वजह से जो है इतनी टेलीविज़न इंडस्ट्री कह लो, रियलिटी शो कह लो, फिल्में कह लो, घाटे में चल रही है। इवन व्लॉगिंग इंडस्ट्री भी अब घाटे में आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब पब्लिक इनके झूठ पकड़ रही है। तो ये एक छोटी सी सच्ची सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि हो सकता है शायद ये वीडियो बहुत सर्कुलेट हो हो सकता है आपको ये न्यूज़ भी सुनने को मिले कि तेजरन आर गेटिंग मैरिड, फिर शादी भी दिखा देंगे, बच्चे भी दिखा देंगे। देखिए, शादी करना इनके लिए, बच्चे पैदा करना, इट्स नॉट अ बिग डील। ये सारी बिग डील्स हम आम लोगों के लिए होती हैं कि भाई अब बच्चा हो गया तो अब तलाक का ख्याल ही निकाल दो। लेकिन जहाँ तलाक होना होता है वहाँ बच्चे होने के बाद भी हो जाता है, और सेलिब्रिटीज़ का तो होता ही है। तो ये तो आप बात भूल जाइए। तो मैं तो बहुत श्योर हूँ कि ये कुछ टाइम तक ये कपल और ज़्यादा टिकेगा, उसके बाद ये अपने आप चला जाएगा। और फिर इसका रीज़न दिया जाएगा भाई कंपैटिबिलिटी इशू थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे। अच्छा, रियलिटी शोज़ पे जितने भी कपल्स बने हैं ना, कोई भी नहीं टिका है। और अगर कोई आपको लगा भी है टिका है, तो उसके भी बहुत सारे डार्क रीज़न होंगे, बहुत कुछ होगा जो शायद हम तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। तो बस देखिए, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ। जो मैंने इन 4 सालों में
जो स्टडी किया है इन लोगों को, मैं उस बेसिस पर बात कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अपना वक्त इन झूठे निब्बा निब्बी पर ना वेस्ट करें। जो हम यूट्यूब पर निब्बा निब्बी देखते हैं, सोशल मीडिया पे निब्बा निब्बी देखते हैं, वो निब्बा निब्बी फिर कहीं ना कहीं रियल है। ये लोग बिल्कुल भी रियल नहीं है, क्योंकि इनको अर्न करना है, इनको अपने आप को बेचना है। ये इस तरह की मशी पिक्चर्स एक दूसरे के साथ चिपका चिपकी पिपका पिपकी लगाकर दिखाते हैं, बट ये सब कुछ इनकी एक्टिंग चल रही होती है। जैसे हम लोग नहीं देख रहे होते, हीरो हीरोइन सब नकली कर रहे होते हैं, आप लोगों ने कभी शूटिंग देखी होगी, तो बिल्कुल ये वैसा ही चल रहा होता है। तो कुछ भी रियल नहीं है। कौन कहता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती? तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं, और सोशल मीडिया पे लगाई हुई हर तस्वीर झूठी ही होती है। 100 में से कोई एक तस्वीर सच्ची हो तो सच्ची हो। तो भाई मैं तो इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी एटलीस्ट, मैं नहीं कहती कि आप मेरे बिलीव में बिलीव कीजिए, बट एटलीस्ट मेरे बिलीव पर एक बार गौर ज़रूर कीजिए। भले ही उसके बाद आप फिर से अपने बिलीव्स पे चले जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मेरी छोटी सी कोशिश है। और ये जो तेजस्वी प्रकाश है, तेजस्वी प्रकाश ने जब वो इस रियलिटी शो में आई, जीती, आप देखिए उसको एक शो भी मिल गया था, नागिन। एकता कपूर ने आके उसको साइन किया, और आप देखिए कि कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट करवाया। क्योंकि एक रियलिटी शो की विनर को आप एक शो में लेकर आ रहे हो मेन लीड में, तो ऑब्वियसली उसको अच्छी खासी टीआरपी मिलेगी। प्लस जो उसका बॉयफ्रेंड है वो दूसरे रियलिटी शो का होस्ट बन गया, जो लॉकअप आया था उसमें करण कुंद्रा जो था वो होस्ट था, को होस्ट था। मेन होस्ट तो कंगना थी, लेकिन ये जेलर का बने थे, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और क्या था, करण कुंद्रा को एक अच्छा लाइट भी मिला था कि देखो इसने अपनी गर्लफ्रेंड की सक्सेस पे कितना खुश है, देखो कितना है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो टेलीविज़न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है ना, ये महिलाओं की भावनाओं से बहुत खेलती है। क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को फोर्स किया जाता है कि शादी के बाद जो है तुम अपना करियर गिव अप करो, बच्चे होने के बाद अपना करियर गिव अप करो। कई हस्बैंड्स बोलते हैं कि भाई तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं कमाता तो हूँ, तुम घर में रहो, बच्चे पैदा करो। इनफैक्ट औरतें भी यही सलाह देती है जानकार कि इतना मरने की क्या ज़रूरत है, अपनी मैरिड लाइफ इंजॉय करो, क्या ज़रूरत है, हस्बैंड जब अच्छा खासा कमाता है। क्योंकि वो जो औरतें ऐसा बोलती हैं वो खुद भी वर्किंग होती हैं, और वो मजबूरी में वर्किंग होती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड्स कमाते नहीं हैं। वो बेचारियाँ झूठ बोलती नहीं, हमारे हस्बैंड सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ये हैं, बट करते कराते वो भी कुछ नहीं है। तो वो बेचारी वो सोचती हैं कि यार हमारा पति कमाता नहीं है, हमें इसलिए मरना पड़ता है। तेरा पति तो कमाता है, तू क्यों मर रही है? क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि औरतें जितना बाहर निकलेंगी उतना ज़्यादा बिगड़ेंगी। देखिए, बिगड़ता क्या सिर्फ औरत ही है, मर्द नहीं बिगड़ते। खैर वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है कि करण कुंद्रा को इस चीज़ का ये फ़ायदा मिला कि देखो उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरक्की पे कितना खुश है, कितना डेडिकेटेड है। तो ये एक मार्केटिंग होती है, और कहीं ना कहीं लोगों में इनके रिलेशनशिप को बेचा जाता है। इनफैक्ट जो इनके रिलेशनशिप में की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको बेची जाती हैं। जैसे आप देखिए, जैसे विकी कौशल है, विकी कौशल ने कटरीना से शादी करी है, और कटरीना करियर में कितनी सक्सेसफुल है। कटरीना ज़्यादा विकी से फेमस है। तो आप देखिए अब क्या है कि लोगों में विकी के लिए, लड़कियों में विकी का क्रेज़ कितना बढ़ रहा होगा कि यार देखो कितना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, एक सक्सेसफुल वाइफ से शादी की, उसकी तरफ डेडिकेटेड है। तो ये औरतों को ही मैनिपुलेट किया जाता है, जबकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में औरतें ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइटेशन में उनको लाया जाता है, उनको किया जाता है, और औरतों के ज़रिए दूसरी औरतों पर करवाया जाता है। यहाँ पर कोई फेमिनिज़्म सिर्फ हम लोगों के लिए है। असल में औरतों को कितना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है वो आप लोग भी आजकल समझ ही गए होंगे। तो ये सब एक अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए होता है।
बैक स्टोरी, बैक स्टेज, बिहाइंड द कैमरा क्या इनका रिलेशनशिप है, वो तो वही लोग जानते हैं जो इनके बहुत करीब हैं, या ये दोनों ही जानते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है इनका जो रिलेशन है वो इंतहाई तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब कुछ जो है, ये लोग भी एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो राइट टाइम आए और कब हम एक दूसरे से पीछा छुड़ाएं। तो बस मेरा यही कहना था। शायद आपको मेरी बातें थोड़ी रिपीट भी लगी होंगी, क्योंकि मैं ऐसी बातें अपने पिछले पॉडकास्ट में भी करती रहती हूँ। समय समय पर मैं थोड़ा थोड़ा बात करती रहती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि अरे मेरा ये पॉइंट रह गया, वो पॉइंट रह गया, तो इसीलिए मैं अपनी ही वीडियो के नीचे कमेंट कर कर लिखती रहती हूँ। तो चलिए, बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और कोई हेट नहीं है दोनों के लिए, और ऑब्वियसली ये लोग भी अपने करियर के लिए ही कर रहे होंगे, फॉर सेक ऑफ देयर करियर, कि भाई हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा करियर अच्छा होगा, हमें काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। चलो, पैसे से ज़्यादा क्या होता है ना कि आप लाइमलाइट में रहोगे, क्योंकि लाइमलाइट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पैसा तो कमा ही रहे हैं ये लोग। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं फिर भी कमा रहे हैं। अब वो जेन्युइन तरीके से है या कैसे तरीके से, वो तो वही जानते हैं, लेकिन पैसा आ रहा है। लेकिन उनके पास वो पहचान नहीं है, वो लाइमलाइट नहीं है। तो बस यही ये लोग कोशिश करते हैं कि हमें लाइमलाइट मिले, हमें और प्रोजेक्ट्स मिलें। तो बस उनकी एक छोटी सी कोशिश रहती है, और इस कोशिश में आम इंसान जो है वो बेवकूफ़ बनता है। और अब प्रॉब्लम ये है कि आम इंसान बेवकूफ़ बन ही नहीं रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो गई है। तो खैर, बस मुझे यही कहना था। मिलती हूँ आपसे। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, टेक केयर।